नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएससी बीए बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए आप फाउंडेशन कोर्स संस्कृत पढ़ रहे हैं और इसी के तहत महान विभूतियों की एक श्रृंखला है ना आप लोग तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको आर्यभट्ट, वराहमिहिर, महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि चार महान विभूतियों के बारे में आपको परिचय कराया था। आइए आज महर्षि चरक के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज की महान विभूति हमारी कौन है? महर्षि चरक। ठीक है, महर्षि आप समझते हैं यानी महान ऋषि। ठीक है, एक ऋषि थे महर्षि चरक। उनका योगदान क्या था तो आप देख सकते हैं वो बहुत बड़े आयुर्वेदज्ञ थे। ठीक है, आयुर्वेद के जानकार थे, चिकित्सा शास्त्री थे। ठीक है, चिकित्सा के जानकार को चिकित्सा शास्त्री कहा जाएगा, आयुर्वेद के जानकार को आयुर्वेदज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, तो इनका कार्य क्षेत्र क्या था? चिकित्सा और आयुर्वेद। ठीक है, चिकित्सा आप जानते हैं, चिकित्सा ठीक है यानी मेडिकल साइंस को कहते हैं चिकित्सा। ठीक है, और आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक भारतीय प्राचीन पद्धति है जिसके द्वारा रोगी का इलाज किया जाता है, शरीर को स्वस्थ रखने की विधियां जिसमें बताई जाती हैं, ऐसा शास्त्र आयुर्वेद कहलाता है। ठीक है, तो महर्षि चरक कौन थे? महर्षि चरक आयुर्वेदज्ञ थे एक तो। ठीक है, आयुर्वेदज्ञ क्लियर है। आयुर्वेदज्ञ क्या का अर्थ हुआ? आयुर्वेद के जानकार। और एक कौन थे? चिकित्सा शास्त्री। तो आप इन शब्दों की सहायता से अपने वाक्यों को लिख सकते हैं। ठीक है, लिख के मुझे बोलने की तो ज़रूरत नहीं है भाई। इन जितनी जानकारी मैं आपको देता हूँ उन जानकारियों को वाक्यों में लिखते जाइए, आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी महर्षि चरक एक महान भारत के एक महान प्राचीन आयुर्वेदज्ञ तथा चिकित्सा शास्त्री थे, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने चिकित्सा तथा आयुर्वेद के क्षेत्र में महान कार्य किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लैंग्वेज तो आप लिख सकते हो ना, तो जानकारी सुन लो बस। तो ग्रंथ देखो, इनका सबसे महान ग्रंथ जो प्राचीन ग्रंथ है एक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, वो प्राप्त होता है। और उस ग्रंथ के, एकमात्र ग्रंथ के कारण ही इनकी ख्याति आज तक है। और भारतीय आयुर्वेद क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में और भारत के सामान्य जनमानस के है ना, जो सामान्य जनमानस है, जो भारतीय संस्कृति से प्रेम करता है, जो भारत से प्रेम करता है, जो आयुर्वेद से प्रेम करता है, उसके लिए महर्षि चरक एक सम्मानजनक व्यक्तित्व ठीक है। तो वो उनका महान ग्रंथ जिसके कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली, वो कौन सा ग्रंथ है? चरक संहिता। ठीक है, तो चरक संहिता इनका ग्रंथ है और वो आयुर्वेद से संबंधित है। तो आयुर्वेद ग्रंथ है चरक संहिता, यानी इसमें ठीक है आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। देखो, महर्षि चरक के बारे में तो ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है। मैंने बताया प्राचीन काल के लोग हैं, प्राचीन काल के सारी बातें, एक तो इनका व्यक्तित्व उन लोगों का ऐसा होता था, वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताते थे। तो महर्षि चरक के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उनके ग्रंथ हमें उपलब्ध है। तो इसमें हम महर्षि चरक के बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके ग्रंथ के बारे में थोड़ा वर्णन कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चरक संहिता क्या है, कैसा ग्रंथ है, आइए नीचे पढ़ेंगे अभी। तो एक विशेष बात इनके जीवन में या इनके जीवन के परिचय के बारे में जो मानी जाती है, हालांकि ऐसा एग्जैक्ट अभी कंफर्म तो नहीं है, तो ये माना जाता है कि जो राजा कनिष्क थे, कनिष्क एक महान प्रतापी राजा हुए प्राचीन भारत के प्रथम शताब्दी के। ठीक है, तो प्रथम शताब्दी और द्वितीय शताब्दी दोनों में रहे। तो कनिष्क के राजवैद्य थे, है ना, राजवैद्य समझते हैं आप लोग, यानी जिसे कहते हैं फैमिली डॉक्टर राजवैद्य थे ये, है ना। और उनके समकालीन थे, यानी दोनों का जो समय है, काल है, वो समान है। तो राजा कनिष्क के ये समकालीन थे और उनके राजवैद्य थे, ये विशेष बात है। राजा कनिष्क जो हुए वो पहली और दूसरी शताब्दी में रहे, तो इनका जन्म काल भी माना जा सकता है कि प्रथम और द्वितीय शताब्दी रहा होगा। ठीक है, मतलब जीवन काल है ना, जन्म वगैरह का तो क्लियर ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जन्म तो बाद की बात है। पहले तो इनका जीवन काल किस काल में रहा, कौन सी सदी थी वो, ये भी कंफर्म करना बड़ा कठिन है।
तो ऐसा माना जाता है या तो ये प्रथम शताब्दी में रहे होंगे या ये द्वितीय शताब्दी में रहे होंगे। प्रथम शताब्दी यानी 0 से लेकर 100 वर्षों तक का समय, और द्वितीय शताब्दी यानी 100 से 200 वर्ष तक का, सन 100 से सन 200 तक का समय। ठीक है, तो बेसिकली माना जाता है कि ये 58 ईस्वी पूर्व से लेकर, है ना, 150 ईस्वी तक के समय के भीतर किसी कालखंड में रहे होंगे। ठीक है, यानी 58 ईस्वी पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 58 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 150 साल बाद तक, यानी 150 ये और 58 साल ये, यानी 208 साल का एक समय है, उसके भीतर किसी कालखंड में ये रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको लिख देनी है। और मैंने कहा इनके बारे में तो ज़्यादा वर्णन नहीं है, तो थोड़ा इनके ग्रंथ के बारे में, इनके ग्रंथ का जो वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है, उसे समझ लेते हैं। और इसे आप यदि लिख के आओगे ना तो बहुत एक गुड इम्प्रेशन पड़ेगा, है ना, एग्जामिनर पर। तो चरक संहिता के स्थान, यानी स्थान का मतलब, एक स्थान का मतलब है उसे बांटा गया है, जो ग्रंथ है ना पूरा, उसे एक तरीके से समझो 8 यूनिट्स में बांटा गया। उसकी यूनिट्स कितनी है, जैसे आपकी बुक होती है ना, पहले यूनिट्स में बटी होती है, फिर चैप्टर्स में बटी होती है, तो उन्होंने यूनिट्स को एक तरीके से क्या नाम दिया, स्थान। ठीक है, तो चरक संहिता के स्थान कितने हैं, 8 स्थान का मतलब 8 यूनिट हैं उसमें, उस ग्रंथ में। बहुत विशाल का ये ग्रंथ है, तो 8 यूनिट है, और उसमें अध्याय कितने हैं, 120, यानी उसमें चैप्टर्स कितने हैं, 120। क्लियर है, तो 8 तो स्थान है जिन्हें आप यूनिट्स के तौर पे समझ सकते हो, और चैप्टर्स यानी अध्याय कितने हैं, 120। तो प्रत्येक यूनिट में 8 यूनिट है, मतलब 8 स्थान है, तो उनमें कितने कितने चैप्टर्स हैं, कितने कितने अध्याय हैं, और उन प्रत्येक स्थान का यानी यूनिट का नाम क्या है वो समझ लेते हैं। तो पहला जो स्थान है, यानी जो फर्स्ट यूनिट है, ऐसा मान के चलो आप अपनी आज की भाषा में, तो जो फर्स्ट यूनिट है या प्रथम स्थान जो है उसका नाम है सूत्र। ठीक है, सूत्र स्थान, उसमें 30 अध्याय हैं। क्लियर है, और इसमें वर्णन किया गया है, ग्रंथ की भूमिका रखी गई है कि चरक क्या बताना चाहते हैं, मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, चरक है ना, उसमें भूमिका रख रहे हैं, किस बारे में ग्रंथ है, और खान पान की क्या विधियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें मनुष्य के लिए सही रहती हैं, क्या क्या चीज़ें हानिकारक होती हैं, ये सब बातें प्रथम अध्याय में है। सूत्र मतलब प्रथम अध्याय में नहीं, प्रथम स्थान में है। ठीक है, तो जिसे सूत्र स्थान कहते हैं। क्लियर है, निदान स्थान है, फिर 8 अध्याय हैं उसमें, विमान स्थान है 8 अध्याय है, उसमें भी शारीर स्थान है 8 अध्याय है। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, शारीर यानी शरीर की रचना किस प्रकार से बनी हुई है, इस तरीके का इसमें वर्णन है। और इसके बाद इंद्रिय स्थान है, 12 अध्याय है इसमें, चिकित्सा स्थान है ना, 30 अध्याय है इसमें, और कल्प स्थान में 12 अध्याय, और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कर लेंगे, सबको जोड़ोगे तो 120 अध्याय बैठेंगे। तो अध्यायों की संख्या 120 है और स्थानों की संख्या 8 है, यानी यूनिट्स कितनी है, 8 है। तो बड़ा विशाल का एक ग्रंथ है ये, और यदि इतना पर्याप्त है वैसे तो लिखना, लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो मैं इसका एक, इनके ग्रंथ का एक श्लोक बताता हूँ आपको, है ना, जो मुझे भी बड़ा प्रिय है, और मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कि इतने प्राचीन काल के, इतना प्राचीन काल, देखो कितना प्राचीन काल है, जब शुरुआत ही थी बिल्कुल, है ना, मनुष्य कहाँ जानते थे उस समय ऐसी चीज़ें, लेकिन उस समय भी महर्षि चरक क्या लिखते हैं। ठीक है, उनका एक श्लोक है इसी ग्रंथ का, वो बताते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वास्थ्य क्या होता है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति कौन है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। देखो वो क्या लिखते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा मैं बताता हूँ उनके शब्दों में। उन्होंने कहा समदोषो, ठीक है, समाग्निश्च, ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे तो लिख के आएंगे तो बहुत गुड इंप्रेशन पड़ेगा। बाकी है ना, एक बार सुन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते भी हमें अपने महापुरुषों के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी महानता कितनी बड़ी रही होगी, है ना। आज के मेडिकल साइंस में भारत का योगदान कहीं दिखाई नहीं देता है, तो भारतीय जो है ना पुरुष हैं जिन्होंने आयुर्वेद के और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े महान कार्य किए, उन्हें कहीं भुला दिया गया, तब है ना हमें आवश्यकता होती है कि हम उनके बारे में एक दो बातें और एक्स्ट्रा जान लें, है ना। बाकी अपने पाठ्यक्रम में है भी। तो सम दोषो समाग्निश्च सम धातु, ठीक है, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रियो, ठीक है,
प्रसन्ना आत्मेन्द्रियो मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। ठीक है, मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। स्वस्थ इत्यभिधीयते, क्लियर है जी। देखो इसका अर्थ क्या है, पहला वर्ड है सम दोषो। ठीक है, सम दोषो यानी दोष होते हैं 3, एक तो वात, पित्त और कफ। ठीक है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, बस जो समझने वाले हैं समझ जाएंगे, बाकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। ध्यान दो, वात पित्त कफ, जो शरीर में 3 दोष होते हैं वो कैसे रहनी चाहिए, सम। सम का मतलब समान, ना तो अधिक हो ना कम हो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके वात पित्त कफ आदि दोष समान है, सम है, ठीक है, यानी ना अधिक है ना कम है, बिल्कुल नियंत्रित है। सब अग्निष्ठ, जिसकी अग्नियाँ समान है, ऐसा व्यक्ति जिसकी अग्नियाँ समान है, तो अग्नियाँ होती है 8। ठीक है, अग्नियाँ कितनी होती हैं, 8। तो 8 की 8 अग्नियाँ समान होनी चाहिए। और आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अग्नियाँ क्या है, तो मैं बता देता हूँ। 8 अग्नियाँ होती हैं, ठीक है, 7 तो होती हैं धातु अग्नि, है ना, इस श्लोक की व्याख्या में बस बात हो रही है। और एक होती है जठराग्नि। ठीक है, एक क्या होती है, जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि तो वो होती है जो भोजन को पचाती है, जो जठर में यानी हमारे अमाशय में होती है, पेट में होती है। ठीक है, ये अग्नि क्या करती है, भोजन को पचाने का काम करती है। और 7 धातु अग्नि है शरीर में। शरीर जो है ना 7 धातुओं से मिलकर बना है। मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। एक तो रस, रक्त, है ना, रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य। और एक, ठीक है, रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और वीर्य। ठीक है, 7 धातु होती हैं। इन 7 धातुओं से मिलकर अपना शरीर बना होता है। ठीक है, पुरुष में वीर्य होता है और जो स्त्री होती है उसमें रज होता है, वो जो धातु कहलाती है। ठीक है, तो 7 धातु है और एक मतलब 7 धातु अग्नि है, एक जठराग्नि है, 8 अग्नियाँ हैं। तो ये अग्नियाँ भी समान होनी चाहिए, ना अधिक ना कम। ठीक है, और सम धातु हो तो गया। और मल क्रिया, जिसकी पाचन शक्ति, है ना, ठीक चल रही हो, जिसकी उत्सर्जन क्रिया सही चल रही हो। ठीक है, यानी पाचन, भोजन का निष्कासन, ये सब जो माने पाचन तंत्र से संबंधित क्रियाएं हैं वो सभी सही चल रही हो। ठीक है, प्रसन्न आत्म इंद्रिया, जिसकी इंद्रिया और मन प्रसन्न हो। ठीक है, जिसकी इंद्रियां और मन कैसे हो, प्रसन्न हो। ठीक है, स्वस्थ इत्यभिधीयते, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाएगा। इंद्रियां आप जानते हैं 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियां होती हैं। तो जिसकी 10 की 10 इंद्रियां और इंद्रियों का स्वामी मन कैसा हो, प्रसन्न रहे, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाएगा। ठीक है, ये एडिशनल था। आप इस श्लोक को लिख के आओगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बाकी व्याख्या मैंने अपनी तरफ से बताई, आपको सुन के अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाकी महर्षि चरक के बारे में पर्याप्त है, इतना लिखोगे और इसकी भी व्याख्या यदि 1-2 लाइन में लिख दोगे इस श्लोक के नीचे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये महर्षि चरक मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया। आप अपनी राय अवश्य दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या क्या सुधार करने की आवश्यकता है क्लास में। ठीक है, बाकी कौन कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, तो ये सब बातें कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करें। बाकी है ना, ये सीरीज चलती रहेगी और आगे भी जैसा भी आप चाहेंगे चलता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अपने साथ के स्टूडेंट्स तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।